केस स्टडीज़। केस 1, शहर में भवन बनाने के लिए प्लाटों की कमी है। सरकार ने फ्लैट्स बनाने के लिए कुछ सरकारी ज़मीन आवंटित की है। अधिकारियों की सिफारिश है कि बनने के बाद फ्लैट्स बाजार मूल्य पर आवंटित किए जाएं, किंतु क्योंकि मांग बहुत अधिक है, वे कंप्यूटर से ड्रा निकालने की सिफारिश करते हैं। मंत्री इस सिफारिश को मानते हुए सुझाव देता है कि 20% फ्लैट्स उसके स्वविवेक के कोटे के रहने चाहिए। प्रश्न: इस परिस्थिति में संबंधित अधिकारियों को क्या करना चाहिए? उन्हें बस मंत्री के आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्हें मंत्री को बताना चाहिए कि प्रस्तावित स्वेच्छा आवंटनों से गंभीर विवाद पैदा हो जाएंगे। उन्हें मामलों में देरी करनी चाहिए। उन्हें निर्णय का प्राण से विरोध करना चाहिए। परिचर्चा। पहला विकल्प अनुचित है। अधिकारियों को प्रक्रिया में से होने वाले जोखिमों को फाइल पर लिखना चाहिए। उन्हें महालेखा निरीक्षक की रिपोर्ट तथा भ्रष्टाचार निवारक एजेंसियों की रिपोर्टों का हवाला देना चाहिए कि किस प्रकार स्वेच्छा कोटे आर्थिक दृष्टि से अनुचित हैं और उनका दुरुपयोग किया जाता है। दूसरा विकल्प सही है। मंत्री के प्रस्ताव से पक्षपात व भ्रष्टाचार होंगे। इस मामले में मकानों की भारी कमी की विशिष्ट स्थिति बताई गई है। मकानों की तो बहुत मांग है। अमीर आदमियों की तो पैसा देकर आवंटनों को अपने पक्ष में कर लेने की जन्मजात प्रवृत्ति रहेगी ही। मकानों पर काफ़ी ऊपरी धन मिलेगा, क्योंकि उनकी मांग उनकी सप्लाई से बहुत ज़्यादा है। कमी को थोड़े समय में पूरा नहीं किया जा सकता है। इस परिस्थिति में भ्रष्टाचार की संभावनाएं अंतर्निहित हैं। इस परिस्थिति में एक और समस्या है। मूलतः कानूनन कोई भी स्वेच्छया कोटा मनमानी ही होगा। स्वेच्छया कोटे से आवंटन के लिए भी मानदंड व पद्धतियां निर्धारित की जाती हैं। मंत्री तथा संबंधित कर्मचारियों पर मानदंडों व पद्धतियों पर अपवाद बनाने के लिए भारी दबाव होगा। ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न न होने देना ही बेहतर होगा। सर्वोत्तम विकल्प तो पहले फ्लैट्स के लिए पात्रता की शर्तें तय करना होगा और तब इच्छानुसार कंप्यूटर लॉटरी द्वारा उनका आवंटन कर दिया जाए। फ्लैटों के आवंटितियों पर फ्लैटों को किसी को बेचने पर भी कुछ रोक लग सकती है। तीसरा विकल्प अनुपयुक्त है। इससे कार्यान्वयन कुछ समय के लिए टल जाएगा। समस्या तो बनी ही रहेगी। कुछ समय बाद मंत्री धैर्य खो देगा और अपने निर्णय के कार्यान्वयन की मांग करेगा। अधिकारियों को एक सीमा के बाद कार्यान्वयन से इनकार नहीं करना चाहिए। वे निर्णय से उठने वाली समस्याओं को एक बार फिर उठाएं और फिर मंत्री के आदेशों को कार्यान्वित कर दें। हाल ही में किए गए उपाय: भ्रष्टाचार को दंडात्मक व निवारणात्मक दोनों ही उपायों से संभालना है। निवारणात्मक कदमों से भ्रष्टाचार के अवसर कम हो जाते हैं, जिनमें पारदर्शी प्रणालियों की स्थापना, उत्तरदायित्व को बढ़ाना, स्वविवेक को कम करना तथा पद्धतियों को तर्क बुद्धि कारक बनाना शामिल है। हाल ही के वर्षों में ऐसे अनेक सर्वांगी सुधार देखे गए हैं, जिनसे प्रणालियों व प्रक्रियाओं में सुधार आया है। ऐसे 2 सुधार निम्नलिखित हैं। भारतीय रेलवे में रेल यात्रा की बुकिंग। रेल प्राधिकारियों ने यात्रियों के लिए कंप्यूटरीकृत बुकिंग की है और ऑनलाइन बुकिंग व टिकटिंग शुरू कर दी है। इससे बिचौलिए बुकिंग कार्यालयों में भीड़ समाप्त हो गई है
तथा रेलवे आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर्नाटक, इससे व्यावसायिक कॉलेजों में चयन समय पर एवं पारदर्शी व योग्यता आधारित हो गया है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। अब हम एक और सोच को देखते हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं को देने में एकाधिकारत्व के तत्वों को कम करने पर निर्भर है। सरकार अनेक क्षेत्रों में अकेली सर्विस देने वाली है। यह ऐसी स्थिति है जो मनमानेपने, आत्मसंतोष व भ्रष्टाचार को पनपाती है। जन सेवाओं में प्रतिस्पर्धा शुरू करने से भ्रष्टाचार कम हो सकता है। इस बात के लिए प्रायः टेलीकॉम क्षेत्र के विनियमन का उदाहरण दिया जाता है। हाल ही तक टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र पर पूर्णतः सरकार का एकाधिकार था। टेलीकॉम के क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशन विभाग नीति निर्धारक, सर्विस देने वाले और लाइसेंसर के तौर पर कार्य कर रहा था। टेलीकॉम क्षेत्र में सुधारों में प्रतिस्पर्धा का आरंभ हुआ। निजी कंपनियों को लैंड लाइसेंस और सेल्युलर उपकरणों पर अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी की सर्विस देने की अनुमति दी गई। योजना बनाने के कार्य को सर्विस देने के काम से अलग किया गया है। सुधारों से टेली डेंसिटी में तेजी से वृद्धि हुई है। सर्विसों की लागत, कीमतों में भारी कमी आई है तथा भ्रष्टाचार की गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। जबकि उपभोक्ता और टेलीकॉम की निचली दफ्तरशाही कर्मचारियों के बीच खुदरा भ्रष्टाचार में निस्संदेह कमी आई है। नीति सुधारों ने स्वतंत्रता बाद के भारत में संभवतः सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटाले को भी जन्म दिया है। हम इस मामले पर यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, तथापि इसमें बहुमूल्य सरकारी साधनों, इस मामले में स्पेक्ट्रम को निजी पार्टी को बहुत कम मूल्य, नाम मात्र के मूल्य पर दे दिया गया। इसके लिए विभिन्न युक्तियां अपनाई गईं। एक थी पिछले अवधि के मूल्यों को अपनाने की, जो वर्तमान बाजार मूल्यों से कम होने ही थे, तथा मूल्यों का पता लगाने की उचित क्रियाविधि का न होना। दूसरा उपाय वर्तमान पार्टियों व अन्यों द्वारा नकली जमीन कंपनियों को बनाया जाना था, जिनका प्रयोजन या तो निविदा की शर्तों से बचना था या माल प्राप्त करने के बाद बिक्री से कमाई करना था। अंत में नकली कंपनियों के मालिकों ने, जिन्हें स्पेक्ट्रम मिल गया था, नकली कंपनियों में अपनी शेयरधारिता के द्रवीकरण की आड़ में स्पेक्ट्रम की सीधी बिक्री की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्थानांतरित कर दिया। मूल रूप में उन्होंने स्पेक्ट्रम को अन्य असली टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भारी मुनाफे पर बेच दिया। 2G घोटाला जटिल वाणिज्यिक दुर्विसंधि की घटना है। हाँ, इतना जरूर है कि हमें इस मामले में न्यायिक कार्यवाहियों के परिणाम की प्रतीक्षा रहेगी। एकाधिकार को तोड़ने तथा प्रतिस्पर्धा शुरू करवाने की प्रक्रिया से अक्सर निजी एजेंसियां सर्विस देने वालों या वस्तुओं की सप्लाई करने वालों के रूप में सामने आने लगती हैं। निजी एजेंसियों द्वारा गलत चलनों कामों से बचाव के लिए विनियामक एजेंसियां जैसे टेलीकॉम विनियमन प्राधिकरण आवश्यक है। विनियमन एजेंसियां सुनिश्चित करती हैं कि निजी एजेंसियां निर्धारित सेवा मानकों को पूरा करती हैं और भी
यदि किसी विभाग में सर्विस कार्यों का एकाधिकार रहता है तो वहाँ भी प्रतिस्पर्धा लागू करने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कार्य केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर किए जाने चाहिए। प्रतिस्पर्धा ज़रूरी नहीं है कि निजी एजेंसियों को लाने से हो। यह सरकारी विभागों के बीच भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की सेवाओं को देने के लिए अनेक एजेंसियों का होना जरूरी है। पद्धतियों को सरल और कारगर बनाना। सरकार की कार्यप्रणालियों की जटिलता भी सरकारी संगठनों के पदानुक्रमिक ढांचे तथा निर्णयन में अनेक स्तरों के होने से पैदा होती है। कोई भी मामला अनेक स्तरों पर जांचा विचार किया जाता है, जिससे विलंब तथा उत्तरदायित्व व जिम्मेदारी छितरा जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार का अनोखा रूप प्रकट होता है, जिसे स्पीड मनी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि संबंधित कर्मचारी को धन इसलिए नहीं दिया जाता कि वह किसी पार्टी का पक्ष ले, अपितु इसलिए दिया जाता है कि वह फाइल को पदानुक्रम में अगले उच्च स्तर पर शीघ्र ही धकेल दे। विलंबों व भ्रष्टाचार को कम करने का एक ढंग उन स्तरों को कम करना होगा जिनमें मामला तैयार किया जाता है। जैसा कि हमने पहले कहा है, पद्धतियों को सरल करने का एक मार्ग नागरिकों की ज़रूरत की सामान्य सेवाएं एक स्थान पर और एक ही चरण में देना है। इसे सिंगल विंडो क्लियरेंस या वन स्टॉप सर्विस सेंटर के नाम से जाना जाता है। इसका एक सफल उदाहरण आंध्र प्रदेश का ई सेवा मॉडल है। ई सेवा 13 राज्य तथा स्थानीय सरकारी संगठनों, 3 केंद्रीय सरकारी संगठनों एवं 9 निजी क्षेत्र के संगठनों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराती हैं। ई सेवा में जो सेवाएं शामिल हैं वे हैं जन सेवा बिलों का भुगतान, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों का देना, संपत्ति कर का भुगतान, रेल तथा बस के आरक्षण, प्राइवेट मोबाइल फ़ोन के बिलों का भुगतान, पासपोर्ट के आवेदनों की प्राप्ति तथा शेयरों का स्थानांतरण। पॉजिटिव साइलेंस मंजूरियाँ नागरिकों के दृष्टिकोण से पद्धतियों को सरल करने का एक और साधन है। इन्हें मान ली गई मंजूरियां भी कहते हैं। सरकारी विनियमों में ऐसी अनेक मंजूरियां होती हैं जो लोगों को कोई भी काम जैसे दुकान खोलना से पहले लेनी पड़ती है। पॉजिटिव साइलेंस मंजूरियों में यदि आवेदक संबंधित विभाग से निर्धारित समय के भीतर उत्तर नहीं पाता है तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें मंजूरी मिल चुकी है और वह अपना काम शुरू कर सकता है। दफ्तरशाहियाँ कई बार मान ली गई मंजूरी वाली पद्धतियों को भी मात दे देते हैं। वे हल्के से आधार पर आवेदन को अंतिम दिन अस्वीकार कर देते हैं या वे उस व्यक्ति को परेशान करते हैं जो मान ली गई मंजूरी के आधार पर अपना काम कर रहा है। किंतु अधिकतर स्थितियों में मान ली गई मंजूरियों से सरकारी कर्मचारियों पर मामले में एक निश्चित समयावधि में निर्णय लेने का दबाव तो निश्चित रूप से पड़ता है। लाइसेंसों, परमिटों तथा पंजीकरणों को तैयार करने के सरकारी ढंग बहुत पहले बनाए गए थे। वे जटिल हैं और उनके लिए कागजात की इतनी ज़रूरतें होती हैं कि आम नागरिक परेशान हो जाता है। वे ऐसी प्रणाली बना लेते हैं जिसमें बिचौलिए व भ्रष्ट लोग फलते फूलते हैं। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए विभागों को पद्धतिगत ज़रूरतों को न्यूनतम कर देना चाहिए।
सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। सूचना एक महत्वपूर्ण सेवा है जो नागरिक सरकारी एजेंसियों से चाहते हैं। सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी ने सूचना के भंडारण, पारेषण और पुनः प्राप्ति के परंपरागत तरीकों को बदल डाला है। अब सूचना को तेजी से तथा बिना मानवीय पारस्परिक क्रिया के दिया जा सकता है। सूचना तथा आंकड़े यानी कि डेटा तक पहुंच, प्रबंधन, सूचना प्रणालियों को बनाने तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस देने में उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी है। सरकारी विभागों, सरकार तथा नागरिकों के बीच तथा सरकार एवं व्यापार के मध्य अनेक प्रकार के लेन देन व्यवहार कंप्यूटरीकृत कर दिए गए हैं। लगभग बिना आमने सामने हुए आईसीटी तीव्र गति पर सूचना देकर भ्रष्टाचार को कम कर सकती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन के परंपरागत रूप से भ्रष्टाचार संभावित क्षेत्रों को साफ भ्रष्टाचार मुक्त कर सकती है। हम इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण देखते हैं। यह मध्य प्रदेश की ज्ञानदूत परियोजना है। यह एक कम लागत वाला इंटरनेट है जो विभिन्न बाजार केंद्रों एवं गांवों को जोड़ता है। स्थानीय युवा वाणिज्यिक पद्धति पर प्रयोक्ता शुल्क लेकर कियोस्क चलाते हैं। कियोस्क जो सेवाएं देते हैं वे हैं कृषि उत्पाद नीलामी केंद्र की दरें, भूमि के अभिलेखों की प्रतियां, आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन जनता के शिकायतों को दूर करना, गांव के नीलामी स्थलों की सूचना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ग्रामीण विकास योजनाओं एवं विभिन्न प्रकार के सरकारी अनुदानों के लाभभोगियों के बारे में अद्यतन सूचना। सबसे अधिक जो सूचना मांगी गई 95% वह कृषि उत्पादों की दरों, भूमि के अभिलेखों तथा शिकायत सेवाओं के बारे में थी। ज्ञान दूत परियोजना स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती है और भ्रष्टाचार को कम करती है। पारदर्शिता को बढ़ाना। पारदर्शिता प्रशासन के खुलेपन और उत्तरदायित्व को सूचित करती है। कोई संगठन पारदर्शी होता है जब इसका निर्णय और काम करने की विधि जनता तथा मीडिया एवं लोक चर्चा के लिए खुली हुई हो। प्रशासन की पारदर्शी प्रणाली सरकार की निर्णय प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देती है। यह तृणमूल स्तर के गणतंत्र को बढ़ाने में विशेष रूप से उपयोगी है। सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जो अग्रणी उपाय किया है वह सूचना के अधिकार का अधिनियम है। सत्यनिष्ठ संधियां। भ्रष्टाचार की संभावना को कम करने के लिए सत्यनिष्ठा संधियों को लोक संविदाओं में जोड़ दिया जाता है। सरकारें वस्तुओं, माल तथा सेवाओं की बड़ी खरीदार होती हैं। वे निविदाएं जारी कर खरीद करती हैं जिनमें दिए गए विनिर्देशों के अनुसार सामान की पूर्ति के लिए विक्रेताओं से मूल्य दरें मांगे जाते हैं। आदर्श रूप में तो निविदाओं को खुली प्रतिस्पर्धी बोली देने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जिसमें सभी अर्हकारी उत्पादक या विक्रेता या सप्लायर्स भाग ले सकते हैं। सबसे कम दरें देने वाले बोलीदाता को ठेका दे दिया जाता है। इसका सरल अर्थ यह है कि ठेका उस सप्लायर को दे दिया जाता है जो सबसे कम मूल्य बताता है तथा निविदा की सभी शर्तें स्वीकार करता है।
ठेकों में अनेक क्षेत्र काम आते हैं। निर्माण कार्य, वस्तुओं तथा सेवाओं को मुहैया कराना। बड़े ठेके बहुत जटिल हो सकते हैं, जिनमें पेचीदा वित्तीय, वाणिज्यिक, तकनीकी, विधिक एवं प्रबंधकीय पहलू होते हैं। वे अक्सर अनेक खंडों में होते हैं, लेकिन हमें इन जटिलताओं में नहीं पड़ना है। संक्षेप में बात यह है कि बड़ी संविदाएं ठेके अत्यधिक लुभावनी हो सकती हैं। दांव यानी कि पर्ण बहुत ऊंचे हैं। प्रतिस्पर्धा गलाकाट है तथा बोलीदाता ठेका संविदा पाने के लिए कमीशन, किकबैक देने को तैयार हैं। भारत में बहुत बड़ी खरीदें रक्षा और रेलवे जैसे मंत्रालयों द्वारा की जाती है। हाल के रेलगेट स्कैम में एक अधिकारी एक विशेष कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र में रेलवे बोर्ड के सदस्य के तौर पर तैनाती चाहता था। सदस्य के तौर पर इस पद स्थिति में पर हजारों करोड़ रुपयों की निविदाओं का काम होता है। ठेकों संविदाओं में भ्रष्टाचार एक बिग टिकट आइटम है तथा सरकारी खजाने से बड़ी भारी राशियों की अवैध निकासी का साधन है। सत्यनिष्ठा संधि माल तथा सेवाओं को खरीदने वाली सरकारी एजेंसी तथा सरकारी ठेके के बोलीदाता के बीच होने वाला समझौता है। इस संधि के माध्यम से बोलीदाता यह आश्वासन देते हैं कि उन्होंने प्रसंगाधीन ठेके संविदा को पाने के लिए गैरकानूनी पारितोषण नहीं दिया है और देंगे भी नहीं। अपनी ओर से बोलियां आमंत्रित करने वाली एजेंसी प्रॉपर्ड प्रक्रिया में समान व्यवहार कार्य होने और ईमानदारी से काम होने को सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध हो जाती है। ऐसी संधियों में प्रायः स्वतंत्र बाहरी पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण और जांच की बात हो रहती है। ऐसी संधियां उन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व विश्वास को बढ़ा देती हैं, जिनके माध्यम से सरकार व सरकारी क्षेत्र की इकाइयां अपने बड़े सौदे पूरे करते हैं। अनेक राष्ट्रीय प्रणालियां अब ऐसी संधियों को मान्यता देते हैं। ओएनजीसी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ 2006 में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। संशोधित रक्षा प्रापड़ पद्धति मैनुअल 2006 में 300 करोड़ रुपए से अधिक के सभी रक्षा ठेकों और प्रापणों में सत्यनिष्ठा संधि को अपनाने के लिए प्रावधान है। सरकारी संगठन सत्यनिष्ठा संधियों को अपनाने के इच्छुक नहीं हैं। हमारे कानूनी ढांचे में ऐसी संधियों की स्थिति अनिश्चित है। सरकार को सत्यनिष्ठा साथियों की कानूनी स्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए और उन्हें बड़ी निविदाओं वाले सरकारी सौदों लेन देन में शामिल करना चाहिए। स्वविवेक के प्रयोग को कम करना। सरकार की स्वविवेक समझबूझ की शक्तियों से विशेष रूप से निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार की संभावना दायरा बढ़ती है। भ्रष्टाचार के अवसरों को स्वविवेक प्रावधान को कम करके पारदर्शिता को सर्वाधिक कर तथा कार्यों के लिए कठोर जिम्मेदारियां शुरू कर कम किया जा सकता है। प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों में स्वविवेक के लाभों को कम करना होगा, जिन पर सरकारी कर्मचारियों का नियंत्रण है। पारदर्शिता में सुधार का एक उदाहरण कर्नाटक में अध्यापकों के स्थानांतरण हेतु नई नीति का है। हर वर्ष लगभग 15,000 स्कूल अध्यापक अपनी पसंद के स्थानों पर स्थानांतरण की मांग करते हैं।
इनके आवेदन अनेक स्तरों पर जरूरी कार्यवाही के लिए अधिक अधिकारियों को भेजे जाते हैं। निर्णयन की प्रक्रिया अपारदर्शी थी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी। नई प्रणाली में आवेदकों को स्थानांतरण के लिए कारण देने होते हैं। उनके आवेदनों को प्राथमिकता के क्रम में केंद्रित रूप से लगाया जाता है। एक कंप्यूटर जनित सूची प्रकाशित की जाती है जिसमें स्थानांतरण मांगने वालों के नाम और उनका क्रम स्थानांतरण हेतु कारणों के आधार पर रहता है। आपत्तियां मांगी जाती हैं और उन पर विचार किया जाता है। इस योजना से भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आई है। प्राधिकार के स्वविवेक के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने में निम्नलिखित उपायों से मदद मिलेगी। सरकार की अनेक गतिविधियों से स्वविवेक के प्रयोग को हटाया जा सकता है। ऐसी सभी गतिविधियां स्वचालित व IT समर्थित हो सकती हैं। जन्मों व मृत्यु का पंजीकरण तथा क्वालिफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति ऐसी गतिविधियों के उदाहरण हैं। जहाँ स्वविवेक को समाप्त करना संभव नहीं हो वहाँ स्वविवेक के प्रयोग को न्यूनतम करने के मार्ग निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। स्वविवेक के प्रयोग पर प्रभावी रोक और संतुलन स्थापित किए जाने चाहिए। महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णयन का कार्य एक व्यक्ति को देने के स्थान पर एक समिति को सौंपा जाना चाहिए। पर्यवेक्षण सरकारों में पदानुक्रम का ढांचा होता है जिसमें प्रत्येक सरकार कार्यकारी अपने से ऊपर वाले को रिपोर्ट करता है। हर अधिकारी को अपने मातहतों के काम का पर्यवेक्षण यानी कि देख रेख करना होता है। दुर्भाग्य से सरकार में पर्यवेक्षण का काम ढीला है। अपने मातहतों के विरुद्ध अधिकारियों की शिकायतों से शायद ही कभी कोई भ्रष्टाचार का मामला उठा है। कार्यालय या संगठन में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व तो कार्यालय प्रमुख का है। पर्यवेक्षी कर्मचारियों को अपने मातहतों के बीच भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने के लिए निवारक कदम उठाने चाहिए। उन्हें इस काम को बाहरी सतर्कता एजेंसियों का काम नहीं समझना चाहिए। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए पूर्व क्रियाशील कदमों कार्यवाही में इच्छानुसार निरीक्षण, औचक निरीक्षण, नागरिकों या ग्राहकों से गोपनीय प्रतिक्रिया लेना, पद्धतियों को प्रयोग में लाना जिससे रिश्वत लेना और नकली ग्राहकों का प्रयोग करना कठिन हो जाए शामिल है। सरकारी विभाग विभिन्न वस्तुओं की भारी मात्रा में खरीद करते हैं। इनमें शामिल हैं लेखन सामग्री, कंप्यूटर एसेसरीज तथा कार्यालय के उपकरण, कंज्यूमेबल्स, प्रकाश की तथा सैनिटेशन की मदें, औषधीय अस्पताल की ज़रूरत की चीज़ें, अस्पतालों की कपड़े की ज़रूरतें, वर्दीधारी सेवाएं, शैक्षिक संस्थाएं तथा हॉस्टल, पुस्तकें तथा अन्य शैक्षिक सामान तथा निर्माण सामग्रियां। मूल्य की छल योजना कर ये सौदे पैसा बनाने के अवसर पैदा करते हैं। संदेह युक्त बढ़े चढ़े भुगतानों के मामलों का पता लगाने के लिए विभिन्न एजेंसियों को दी गई कीमतों का पता लगाने के लिए आंतरिक समीक्षाएं या जांचें की जा सकती हैं। इसी प्रकार के तुलनात्मक विश्लेषण राजस्व पैदा करने वाले ऐसे विभागों के लिए भी हो सकते हैं जो नागरिकों से आवधिक विवरणियां लेते हैं, जैसे कि विभिन्न कर विभाग। भ्रष्टाचार तब होता है जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी
नागरिक को लाभ देने के लिए गैर कानूनी काम करता है। किसी करदाता के पक्ष में गैर कानूनी आकलन आदेश पारित कर देना इसका उदाहरण है। स्पीड मनी भ्रष्टाचार एक प्रकार है। स्पीड मनी भ्रष्टाचार का एक प्रकार है जो किसी मामले को जल्दी निपटाने के लिए होता है। भ्रष्टाचार किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा जानबूझकर लापरवाही करने में भी होता है, जैसे किसी गैर कानूनी माल पारेषण का सीमा शुल्क चौकी से निकल जाने देना, पर्यवेक्षकों को अपने संगठन में भ्रष्टाचार के ढंग का अध्ययन करने के पश्चात भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थागत प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। पहुंच तथा प्रतिक्रियात्मकता को सुनिश्चित करना भ्रष्टाचार में कमी लाई जा सकती है यदि आवेदकों को सरकारी कर्मचारियों तक पहुंच की सुविधा हो और कर्मचारी उनकी ज़रूरतों के प्रति तुरंत प्रतिक्रियाशील हों। सिटीजन्स चार्टर्स प्रतिक्रियात्मक प्रशासन के साधन हैं। प्रत्येक विभाग को जनता को उपलब्ध सुविधाओं, छूटों और अधिकारों की सूचना देते हुए बोर्ड आदि लगाने चाहिए और साथ ही यह सूचना भी दे देनी चाहिए कि उनकी मंजूरी देने वाले अधिकारी कौन कौन हैं एवं उनको पाने और अपनी शिकायतें दूर करवाने की पद्धति क्या है। सेवा के मानक निश्चित होने चाहिए। ऐसे ग्राहकों को उपलब्ध अपील की पद्धतियां भी बताई जानी चाहिए जो शिकायतों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता अनेक प्रकार से सुधारी जा सकती है। उनमें से कुछ है कटिंग एज स्तर, जहां काम होता है पर सहायता खिड़कियां बनाना, अधिकारियों स्वचालित कॉल सेंटर्स के नामों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना एवं सेवा देने की सरलीकृत प्रणालियाँ। सरकारी कर्मचारियों तक जनता की पहुँच इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिससे नागरिकों व सरकारी कार्यकारियों के बीच नियमित, समयबद्ध तथा विनम्र बातचीत सुनिश्चित हो सके। जनता से बातचीत कार्यालय प्रमुख तथा कुछ पदमानित अधिकारियों तक सीमित रहनी चाहिए। इसमें सूचना देने वाले सिंगल विंडो फ्रंट ऑफिस से मदद मिल सकती है। शिकायतों की मॉनिटरिंग, यदि जनता की शिकायतों पर शीघ्र से कार्रवाई होगी तो भ्रष्टाचार की घटनाएं कम होंगी, लेकिन शिकायतों पर अपेक्षित रूप में ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में सरकारी कार्यालयों में शिकायतों की मॉनिटरिंग की प्रणालियां स्थापित हैं, किंतु वे अक्सर काम नहीं करती। जिन कार्यालयों में अधिसंख्यक जनता का काम पड़ता है वहां शिकायत पर कार्यवाही का पता लगाने की ऑनलाइन प्रणाली स्थापित होनी चाहिए। यदि संभव हो तो शिकायतों के अनुवर्तन का काम बाहर के लोगों को दिया जा सकता है। अधिसंख्यक जनता से व्यवहार करने वाले कार्यालयों में शिकायतों की लेखा परीक्षा हेतु बाहरी व आवधिक क्रियाविधि होनी चाहिए। प्रत्येक शिकायत के बारे में पूछने और यदि कोई हो तो चूकों के लिए जिम्मेदारी तय करने के अलावा शिकायत का उपयोग प्रणालीगत कमियों, दोषों का विश्लेषण करने में भी किया जाना चाहिए ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। सिविल सेवकों का उत्तरदायित्व, सरकारी कर्मचारियों की स्पष्ट जिम्मेदारी के न होने को भी अक्सर भ्रष्टाचार एवं कुशासन का कारण बताया गया है। प्रशासनिक प्रणाली के ढांचे के प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों व जिम्मेदारियों का स्पष्ट आवंटन होना जरूरी है, तभी सरकारी कर्मचारी को उसके काम करने के ढंग के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कर्तव्यों के लिए स्पष्ट शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए।
तथा नियंत्रक अधिकारियों के पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्वों को भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। उत्तरदायित्वों, जिम्मेदारियों का सौंपा जाना पदानुक्रम में सर्वोच्च पद तक जाना चाहिए। इससे जिम्मेदारियों की अंतर्योजित श्रृंखला बनेगी जो सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक स्तर पर कुशलता से कार्य करने के लिए बाध्य करेगी। प्रणाली में ऐसे वस्तुनिष्ठ मानदंड के साथ पुरस्कार या दंड देने की अंतःस्थित प्रणाली उद्देश्यपरक मानदंड के साथ होनी चाहिए जो पुरस्कार प्रदान करने या दंड देने में मनमानीपन ने व आत्मपरकता को समाप्त कर दे। वर्तमान में परिश्रमिता और कुशलता के लिए प्रोत्साहन बहुत कम है। कामचोरों, निकम्मों और भ्रष्टों को विपरीत परिणाम का कोई भय नहीं होता। अभी सरकारी कर्मचारियों के निष्पादन कार्य संपादन की कोई लेखा परीक्षा नहीं होती। किसी अधिकारी की मजबूतियों, ताकतों, कमजोरियों एवं प्रसिद्धि के बारे में उच्च सोपानकों में जागरूकता की पुरानी प्रणाली भी गायब हो गई है। विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के कार्य संपादन की आवधिक तौर पर मॉनिटरिंग तथा वस्तुनिष्ठता से मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत कार्य संपादन लेखा परीक्षा की जरूरत है। भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन। सरकार में भ्रष्टाचार जोखिम विभिन्न कारकों के चारों ओर घूमता है। पहला, स्वनिर्णय की शक्तियों, जनता से व्यवहार तथा बड़े बजट की परियोजनाओं वाला कार्यालय भ्रष्टाचार की संभावनाओं को प्रस्तुत करता है। जिन कार्यालयों में ये विशेषताएं नहीं होती हैं वहाँ भ्रष्टाचार का बहुत कम अवसर होता है। कार्यालयों को भ्रष्टाचार की बहुत जोखिम वाला, भ्रष्टाचार की मध्यम जोखिम वाला तथा भ्रष्टाचार की थोड़ी जोखिम वाला की श्रेणी में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए कर आकलन अधिकारी या अंतर्राज्य सीमा पर तैनात इंस्पेक्टर को उच्च जोखिम वाली स्थिति में रखा जा सकता है, जबकि पूछताछ खिड़की पर तैनात कर्मचारी को थोड़ी जोखिम वाली स्थिति में माना जा सकता है। सरकारी कर्मचारी इन्हें मजाक में हरियाली वाला या रेगिस्तानी पद कहते हैं। दूसरे, अलग अलग सरकारी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा के स्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कुछ तो बिल्कुल सच्चे होते हैं, दूसरे लालची, लूट खसोट वाले होते हैं और कुछ अवसरवादी होते हैं जो चारे के आकर्षक होने पर और पकड़े जाने के अवसर बहुत कम होने पर फिसल जाते हैं। वे बाइबिल के चौकन्ने उल्लंघनकर्ता से मिलते जुलते हैं। भ्रष्टाचार संभावित होने की दृष्टि से उन्हें कम जोखिम, मध्यम जोखिम, उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। भ्रष्टाचार की संभावना को कम करने के लिए कम जोखिम कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की उच्च जोखिम वाले कार्यालयों में तैनात किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का जोखिम चित्रण कठिन है क्योंकि वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में सत्यनिष्ठा का साफ मूल्यांकन नहीं होता। हमारा सुझाव है कि प्रतिष्ठित नामी लोगों की समिति को यह काम सौंपा जा सकता है कि वे हर 5 वर्षों में एक बार उन अधिकारियों का जोखिम चित्रण करें जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। समिति अपने निष्कर्षों को अधिकारियों के कार्य संपादन के मूल्यांकन, उनके आत्म मूल्यांकन, सतर्कता संगठनों से प्राप्त रिपोर्टों तथा गोपनीय समकक्ष मूल्यांकन पर आधारित कर सकती हैं। जोखिम चित्रण की कुछ विधियां सत्यनिष्ठा परीक्षाओं पर निर्भर होती हैं। कुछ विकसित देश इन परीक्षाओं का प्रयोग उन लोगों का पता लगाने के लिए करते हैं जिन पर भ्रष्ट होने का संदेह होता है।
इसके भाग के रूप में उम्मीदवार को अनेक प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग तथा लंदन पुलिस ऐसी परीक्षाओं का प्रयोग करती है। अन्य परखों के समान सत्यनिष्ठा परीक्षा अपूर्ण है और इससे गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं, और इस प्रकार यह व्यक्ति की सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन करने की सुस्पष्ट पद्धति नहीं है। अतः अधिकारी का जोखिम चित्रण करते हुए इसको एक सूचना के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। राजनैतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार। चुने गए नेता लोग सरकार की विधायिका और कार्यकारी पक्षों को निर्देश देते हैं, अतः वे जिन मानकों को अपनाते हैं वे शासन पर भारी प्रभाव डालते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेता राजनैतिक आदर्शवाद से प्रोत्साहित थे, तथापि स्वतंत्रता के तुरंत बाद नेताओं ने उच्च नैतिक आधार को त्याग दिया। नैतिक मूल्यों का क्षरण अनेक प्रकार से फैला है। राजनैतिक दल चुनावों के लिए गैर कानूनी ढंग से धन इकट्ठा करते हैं, चुनाव में अवैध धन का प्रयोग करते हैं और चुनाव आयोग द्वारा निश्चित चुनाव खर्च की सीमा से अधिक खर्च करते हैं। चुनाव के राजनीतिक दल गलत तरीके अपनाने लगते हैं, जैसे असली व्यक्ति के स्थान पर नकली व्यक्ति का प्रयोग, बूथ कैप्चरिंग, मतदान केंद्र पर कब्जा करना, हिंसा, प्रलोभन देना और डराना धमकाना। चुनाव के बाद पाले बदलना, सत्ता में आने के लिए सदस्यों द्वारा दल बदलना तथा सरकारी कार्यालय में शक्ति के दुरुपयोग समय के साथ आम बातें हो गईं। इस प्रक्रिया को राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं तथा चुनाव प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी बहुत फैल गई है। अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में अपराधों, हिंसा और माफिया ताकतों के पैदा हो जाने के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य कारण इस प्रकार हैं। कानूनों का घोर उल्लंघन, लोक सेवाओं की निम्न गुणवत्ता तथा उनकी डिलीवरी में भ्रष्टाचार, कानून तोड़ने वालों को राजनैतिक समूह, श्रेणी या जाति के आधार पर सुरक्षा, अपराधों की छानबीन में समर्थकों का हस्तक्षेप, मुकदमों का निम्न अभियोजन, वर्षों का असाधारण विलंब तथा न्यायिक प्रक्रिया का बहुत महंगा होना, मुकदमों का वापस लेना, पैरोल का अंधाधुंध बिना सोचे समझे प्रयोग आदि। मामलों की ऐसी अगाध स्थिति में कुछ अपराधियों ने रॉबिन हुड की भूमिका ग्रहण करते हुए सरल तीव्र न्याय करने शुरू कर दिए हैं। इस प्रभाव के आधार पर वे राजनीति तथा चुनावों में प्रवेश पा सकते हैं। यह बात उन्हें तथा वे राजनीतिक दल जिनके वे सदस्य बन जाते हैं, अपराधों की जांच में पुलिस वालों को अपना सहयोगी बनाने तथा धन व बाहुबल का प्रयोग कर और अपराध की जांच या अभियोजन में हस्तक्षेप कर मत प्राप्त करने का अवसर दे देती है। इस प्रक्रिया में राजनैतिक दल व उनके सदस्य बन जाने वाले अपराधी जनता की अच्छाई व शासन के बूते लाभ उठाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति सब जगह नहीं हो सकती है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने घोषित किया है कि भारत में 6 में से 1 विधायक के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ देने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ लोगों के खिलाफ चल रहे आतंकवाद के मुकदमों को वापस ले लिया, तथापि उच्च न्यायालय ने आदेश को उलट दिया।
चुनावों का भारी गैर कानूनी खर्च भी भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। चुनावों के खर्च की सीमा तय कर दी गई है और उसे लागू करने की कोशिश की गई है, पर इसका मामूली असर हुआ है। राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले दानी लोग बाद में राजनीतिक पक्षपातों से कई गुना पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया से एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू होती है जिसमें गैरकानूनी वित्तपोषण और भ्रष्टाचार राजनीतिक प्रक्रिया के प्रेरक चालक बन जाते हैं। यह बात स्वाभाविक रूप से राजनैतिक एवं प्रशासकीय प्रणाली में विश्वास को समाप्त कर देती है और विकृत व्यंग्य का वातावरण पैदा करती है। हाल ही के 2G स्कैम तथा कोलगेट स्कैम यद्यपि अदालतों में विचाराधीन हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार के विशिष्ट उदाहरण हैं। हाँ, यह जरूर है कि इनमें राजनीतिक नेताओं, सरकारी कर्मचारियों और उद्योगपतियों के बीच तिहरी साठगांठ थी। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चाहे कम समय रहा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता की गहरी घोर प्रतिक्रिया घृणा को प्रमाणित करता है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का विचार है कि राजनीति में नैतिक मानकों में सुधार, भ्रष्टाचार को रोकने तथा दुष्प्रचार को सुधारने के लिए चुनावों को साफ सुथरा करना बहुत ज़रूरी है। हाल के सुधार। पिछले 20 वर्षों में अनेक निर्वाचकीय सुधार किए गए हैं। कुछ समीक्षकों का कहना है कि पिछले दशकों में भारत में जितने राजनीतिक सुधार देखे गए हैं, उतने सुधार दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी बड़े गणतंत्र नहीं देखे गए हैं। अब हम इन सुधारों को संक्षेप में यहाँ दे रहे हैं। मतदाता सूची के सही होने में सुधार। चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण तथा मतदाताओं की पहुंच को सरल बनाया। छपी हुई मतदाता सूचियां GD बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। 620 मिलियन मतदाताओं की समस्त चुनावी सूचियों के कंप्यूटरीकरण का काम शुरू हो चुका है। अधिकांश मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। सूचियों में छूट गए मतदाताओं को जोड़कर तथा नकली नामों को हटाकर उन्हें ठीक किया गया है। उम्मीदवारों के पूर्ववृत्तों का प्रकटन। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को यदि उसको किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है या उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला चल रहा है तो उसे इस बात की घोषणा करनी चाहिए। न्यायालय ने और आगे यह निर्देश भी दिया है कि उम्मीदवार को अपने परिवार के सदस्यों की परिसंपत्तियों और देयताओं सहित अपनी परिसंपत्ति व देयताओं के बारे में घोषणा देनी चाहिए। यह अगले चुनाव के समय जांच के तौर पर काम करेगा। आपराधिक दोष के सजायाफ्ता लोगों की अपात्रता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार आपराधिक दोषों में सजायाफ्ता व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में स्पष्ट किया कि यह प्रावधान सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे उनकी स्थिति सजा पाने के समय विधानसभा सदस्य की हो या अन्य हो। आचरण संहिता का लागू होना। चुनावों के दौरान
राजनीतिक दलों को आचरण संहिता का पालन करना होता है। इसका प्रयोजन मुक्त व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। पहले यह अधिकार स्वैच्छिक संहिता थी। चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए सभी प्रकार से बंधनकारी आचरण संहिता बनाई है। इसमें प्रचार के समयों, बंधनवारों, कटआउट्स पर प्रतिबंध है। रोज के खर्च के विवरण की मांग, अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, खास मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान के आदेश देने तथा अन्य उसी प्रकार की कार्यवाहियों के बारे में निर्देश दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद के आकार में कमी करना। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि मंत्रिपरिषद का आकार संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10% तक सीमित होनी चाहिए। संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 से यह सीमा बढ़ाकर 15% कर दी गई। इसमें विचार बहुत विशाल आकार के मंत्रिमंडल की प्रवृत्ति से बचने का है। यह काफ़ी व्यापक मजाक का विषय बन गया था। आंध्र प्रदेश का एक मंत्रिमंडल उस समय शुरू हुए एयरबस वायुयान को वास्तव में भर देने के लिए काफ़ी था। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार इन कदमों उपायों का राजनीति के अपराधीकरण, चुनावों में पैसे के गैरकानूनी और अत्यधिक प्रयोग पर, सरकारी उपक्रमों की अध्यक्षताओं और सदस्यताओं के प्रच्छन्न रूप में प्रलोभनों व संरक्षणों पर तथा विधायकों के कार्यकारियों के तौर पर काम करने की विसंगति पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रस्तावित या अपनाए गए महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक वित्तपोषण का सुधार। निजी चंदे राजनीतिक दलों के लिए वित्तपोषण के प्रमुख साधन हैं। राजनीतिक दलों और चुनावों के लिए सरकारी वित्तपोषण के 3 मॉडल हैं। ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा कनाडा में अनुसरित न्यूनतमवादी मॉडल में चुनाव सामान्यतः विशिष्ट अनुदानों या राज्य सरकार द्वारा सेवाओं के माध्यम से अंशतः आर्थिक सहायता प्राप्त होते हैं। उम्मीदवार चुनावों की सीमित अवधि के लिए खर्च के पालन, रिपोर्टिंग और प्रकटन के लिए सरकारी प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकारी वित्तपोषण का दूसरा अधिकतम वादी मॉडल, जैसा कि स्वीडन व जर्मनी में प्रचलित है, चुनावों तथा दलों की अन्य गतिविधियों दोनों की सहायता समर्थन करता है। तीसरा मॉडल दल की गतिविधियों के एवं चुनावों के अंशतः वित्तपोषण पर आधारित है, जिसमें बराबर का भाग सरकार द्वारा दिया जाता है। फ्रांस, नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया इस पैटर्न को अपनाते हैं। अमेरिका में उसी का एक रूप है जिसमें चुनाव का वित्तपोषण ज़्यादातर निजी तथा कठोर रिपोर्टिंग व प्रकटन अपेक्षाओं के अधीन तथा साथ ही दोनों पर सीमाओं के साथ होता है। भारतीय संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम चुनावी खर्चों पर उच्चतम सीमा लगाता है। वर्ष 1969 में कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने पर रोक लगा दी गई थी। तथापि ऐसे अंशदानों की अनुमति देते हुए कंपनी अधिनियम में 1985 में संशोधन
किया गया। चुनाव सुधारों पर 1990 में बीना दिनेश गोस्वामी समिति ने माल के रूप में सरकारी सहायता वाहन के ईंधन के लिए, माइक्रोफोन्स के किराया, मतदाता सूची की प्रतियां आदि के रूप में सीमित सहायता की सिफारिश की थी। लेकिन इसने राजनीतिक दलों को कंपनियों द्वारा दान दिए जाने पर प्रतिबंध की भी सिफारिश की। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों के लिए आयकर तथा संपत्ति कर अधिनियमों के अधीन रिटर्न्स दाखिल करना अनिवार्य कर दिया। न्यायालय ने 1996 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत खर्च की निर्धारित सीमा के अधीन तीसरे पक्ष यानी पक्षों तथा राजनीतिक दल के खर्चों को भी मिला दिया। सरकार ने 1999 में चुनावों के वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति की नियुक्ति की। समिति ने अंशतः सरकारी वित्तपोषण मुख्यतः सामान के रूप में की सिफारिश की, लेकिन राष्ट्रीय संविधान समीक्षा समिति ने सिफारिश की कि सरकार द्वारा चुनावों का वित्तपोषण राजनीतिक दलों हेतु बेहतर क्रियाविधि लागू कर देने के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। संसद ने दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1999 तथा भारत के विधायी चुनावी कानूनों में सुधार 1999 पर की रिपोर्टों के आधार पर राजनीतिक दलों के सरकारी वित्तपोषण पर एक कानून 2003 में पारित किया। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। राजनीतिक दलों के व्यक्तियों और कॉरपोरेट्स द्वारा दिए गए अंशदानों पर कर की पूरी छूट। राजनीतिक दलों के नेताओं के यात्रा व्यय को चुनाव खर्च से अलग रखना। दल के वित्त और 20,000 रुपये से ऊपर के अंशदानों का प्रकटन। मतदाता सूचियों की मुफ्त सप्लाई जिसकी अनुमति है तथा ऐसा सामान जो चुनाव आयोग द्वारा सरकार के परामर्श से तय किया जाए। के अलावा मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए अप्रत्यक्ष वित्त पोषण। केबल टेलीविज़न नेटवर्क तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकारी व निजी पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समय का बराबर का हिस्सा। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने चुनाव खर्च के गैर कानूनी तथा अनावश्यक वित्तपोषण की संभावना को कम करने के लिए राजनीतिक दलों के आंशिक सरकारी वित्तपोषण की सिफारिश की है। दल बदल विरोधी कानून को सख्त बनाना। भारतीय राजनीतिक प्रणाली दल बदल रोग से ग्रस्त रही है। अतिरिक्त संख्या की ज़रूरत पर दल अपना बहुमत प्राप्त करने या मजबूत करने के लिए दूसरे दलों के सदस्यों को अपने दल में लाने की कोशिश करते हैं। दल या व्यक्ति के हित को बढ़ाने के लिए यह राजनीतिक जोड़ तोड़ का एक प्रकार है। दल बदल को प्रलोभनों, धमकियों तथा सीट नकद धन द्वारा प्राप्त किया जाता है। दल बदल प्रत्यक्षतः राजनीतिक भ्रष्टाचार का स्रोत है। सरकार ने किसी पार्टी के दल बदलने वाले सदस्य को उसके विधायक वाली सदस्यता बनाए रखने के अयोग्य घोषित करने के लिए दल बदल विरोधी कानून पारित किया था, लेकिन यह दल बदलने वाले सदस्यों की संख्या सीमा से जुड़ा था। ऐसी अयोग्यता तब ही लागू होती है जबकि दल बदलने वाले सदस्यों का समूह दल के विधायकों की कुल संख्या के 1/3 से कम होगा।
यदि संख्या इस सीमा से अधिक की होती है तो कोई अयोग्यता नहीं हो सकती। यह कहा गया है कि दल बदलने की संख्या राजनैतिक संदर्भ से अप्रभावित प्रकृति से ही अनैतिक है। संविधान में 2003 में किए गए 91वें संशोधन ने 1985 में किए गए प्रावधानों को बदलकर स्थिति को सुधारा। इस संशोधन से राजनीतिक दलों को बदलने वाले सभी के लिए, चाहे वे अकेले हों या समूह में, यह अनिवार्य हो जाता है कि वे अपनी विधायकी सदस्यता को त्याग दें। यदि वे दल बदलते हैं तो उन्हें पुनः चुनाव लड़ना होगा और वे सदस्यों के 1/3 होने या दल के टूटने के जारी रहने की आड़ में पद पर बने नहीं रह सकते। यह संशोधन दल बदल के बाद विधायकों को किसी भी लाभकारी पद पर आसीन होने से रोकता है। इस प्रकार इस संशोधन ने दल बदलना वास्तव में असंभव बना दिया है तथा यह राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों में अपनी नेताओं को चुनने के लिए आंतरिक चुनाव पर भी जोर दिया है। चुनाव आयोग ने सिफारिश की कि दल बदलुओं के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न को भी राष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से हल किया जाना चाहिए। अक्सर पेटेंट दल बदल के भी मामले विधायी निकायों में जानबूझकर विलंबित कर दिए जाते हैं। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस सिफारिश का समर्थन किया है। अयोग्यता: उम्मीदवार या विधायक अयोग्य हो जाते हैं जब वे किसी अदालत द्वारा वास्तव में दोषी सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि अपराध न्याय प्रणाली में असामान्य विलंब होता है, दोष सिद्धि के बाद केवल अयोग्यता अपर्याप्त है। कुछ उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक अभियोग लगे होते हैं, जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार व डकायती। ये अपराध वैध राजनीतिक आंदोलनों से असंबद्ध है। तब ऐसे में उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के अधिकार तथा समुदाय के अच्छे प्रतिनिधित्व के बीच मेल करना जरूरी हो जाता है। सामान्यतः राजनीतिक उम्मीदवारों को मामूली आधारों पर या राजनीतिक कारणों से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अविवेकी ढंग से अयोग्य ठहराकर अवांछित उम्मीदवारों को हटाने से तानाशाही ढंग की गंध आती है और इससे गणतांत्रिक पद्धतियों का विपथन हो सकता है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग सिफारिश करता है कि वर्तमान भारतीय संदर्भ में आरंभिक जांच के बाद ट्रायल अदालत द्वारा लगाए गए गंभीर आपराधिक अभियोगों का सामना कर रहे लोगों को अब विधानसभाओं में लोगों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वे अभियोगों से मुक्त न ही हो जाते। किंतु राजनीतिक बदले की भावना से तथा राजनीतिक आंदोलन के अभियोग लगे लोगों के उत्पीड़न से बचाता भी है जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में जुलाई 2002 में जारी मसौदा धर्मादेश उन उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराता है जिनके विरुद्ध गंभीर व जघन्य अपराधों के अभियोग लगे हैं। जघन्य अपराधों की सूची में हत्या, अपहरण, डकैती, भारत के विरुद्ध विद्रोह, संगठित अपराध तथा नशीले पदार्थों से संबंधित अपराध शामिल हैं।
भ्रष्टाचार के अभियोगों वाले लोगों के अयोग्य ठहराना उचित होगा, बशर्ते अभियोग किसी जज मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर लगाए गए हों। चुनाव आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अभिप्रेरित मामलों के बारे में सावधानी के तौर पर घर यह प्रावधान दिया जा सकता है कि केवल चुनावों से 6 महीने पहले दायर किए गए मामलों से ही ऐसी अयोग्यता हो सकती है। झूठी विशेषताएं। इस समय मतदाता सूची को तैयार करने, संशोधन करने तथा नाम जोड़ने, नाम घटाने के लिए झूठे बयान देना निर्वाचक अपराध है। चुनाव आयोग ने सिफारिश की है कि चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या चुनाव आयुक्त के समक्ष सभी झूठी घोषणाओं को निर्वाचकीय अपराध बना दिया जाए। राजनीतिक दलों द्वारा लेखों का प्रकाशन। राजनीतिक दलों को अपनी आय तथा अपने खर्च के उचित लेखे रखने और हर साल उनकी लेखा परीक्षा करानी चाहिए।